हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज हिस्ट्री की क्लास 7 है और लेसन नंबर 3 है और इस लेसन का नाम है दिल्ली है और 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, शानदार है। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ बेहतर जान सकेंगे। तो इस लेसन का जो पूर्ण व्याख्या है हिंदी में एनसीईआरटी की, बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने का जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इस टॉपिक को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। दिल्ली का आरंभिक इतिहास यानी तोमर और चौहान वंश तक। ठीक है, दिल्ली की शुरुआत एक छोटे मगर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नगर के रूप में हुई, जिसे तोमर राजपूतों ने सबसे पहले राजधानी बनाया। ठीक है, तो तोमर शासक का नाम है अनंगपाल। क्या नाम था तोमर शासक का? नाम अनंगपाल, जो 1130 से 1145 ईस्वी के बीच इस शहर को बसाया। तो इसके बाद चावाहन वंश आए, जिन्हें चामान भी कहा जाता था, ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कौन? चौहान वंश। चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान 1175 से और 1192 ईस्वी का नाम दिल्ली के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। दिल्ली व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, जहां जैन व्यापारी रहते थे और मंदिरों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब दोस्तों ये भी जानेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। 13वीं शताब्दी की शुरुआत यानी कि 1300 ईस्वी के बाद। ठीक है, शुरुआती में दिल्ली में मुस्लिम शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की 13वीं शताब्दी में। इस सल्तनत का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैल गया। यह एक राजधानी बन गई। 5 प्रमुख राजवंशों ने सल्तनत काल पर शासन किया, जिसमें देखिए ममलक, जिसे गुलाम कहा जाता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन वंशों ने नई नई नगरों की स्थापना की, जैसे दिल्ली के एक कुहान, सीरी, जहांपनाह आदि। शासन की भाषा फारसी थी और इस इतिहास की लेखन शैली थी वो भी फारसी में ही होती थी, जिसे तवारीख कहा जाता था। एग्जाम में पूछता है तवारीख क्या कहा जाता है। ठीक है, जो लेखन शैली थी फारसी में उसी की तवारीख कहा जाता है। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ फिरोजाबाद है, फिरोज शाह यहाँ पे है, ये यमुना नदी है, पुराना मार्ग है। ठीक है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, देखा दिल्ली ए कुहान है, जहांपना है, देखिए सीरी है, हौज खास है, कुतुब मीनार है, हौज एक सुल्तानी। ये जो मैप है, जो डायग्राम दिया गया है, इसे आप अच्छे से देख लिए। हौज सुल्तानी है, कुतुब मीनार है, दिल्ली एक कुहान है, हौज है, सीरी है, जहांपना है, यहाँ देखिए तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, इधर देखिए फिरोज शाह कोटला है। ठीक है, फिरोजाबाद है। तो प्रमुख वंश और उनके शासक थे। गुलाम वंश में कौन कौन आते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की लड़की थी, बिटिया थी रजिया सुल्तान, जिसका समय था, टाइम पीरियड था 1206 से 1290। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन है, फिर अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, तुगलक वंश में देखिए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इनका टाइम पीरियड है 1320 से 1414 तक। ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के, इसका 1290 से, और इसमें देखिए 1320 तक, यानी ये 30 साल तक चला। अब सैयद वंश में ख्रिज खां है 1414 से 1451 तक। लोधी वंश में देखिए बहलोल लोधी था, इब्राहिम लोधी था। ये जो है बहुत ही, इसका टाइम पीरियड भी आप अच्छे से देख सकते हैं, प्रमुख शासक हैं। ठीक है, आगे और बेहतर से देखेंगे। रजिया सुल्तान यानी पहली महिला शासिका थी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली एकमात्र महिला शासिका थी, जो 1236 से 1240 यानी इसने 4 साल तक राज किया। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। अपने भाइयों से ज्यादा योग्य थी, फिर भी दरबारी उसे स्वीकार नहीं कर पाए।
जैसे जितने रज़िया सुल्तान के जो भाई थे, उन भाइयों में से जो रज़िया सुल्तान थी बड़ी ही योग्य थी, ठीक है? उस समय समाज में महिलाओं को सत्ता की भूमिका में स्वीकार नहीं किया जाता था। जैसे क्या था कि एक सामाजिक धारणा बन जाती है ना, तो महिलाओं को जैसे महिलाएँ क्या थी पहले से शासक नहीं बन त सकती थी। तो दरबारियों ने उसे हटाकर किसी पुरुष शासक को गद्दी पर बैठा दिया। यह घटना उस समय लिंग भेद और पुरुष प्रधान समाज को दर्शाती है। गुलामों की भूमिका और प्रशासनिक ढांचा। दिल्ली सल्तनत में शासकों ने गुलामों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। बात भी सही है। देखिए जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही तो था दिल्ली सल्तनत में। तो गुलाम जिन्हें बंदगा कहा जाता था वे बड़े-बड़े प्रशासनिक कार्यों को सौंपे जाते थे। क्या? बड़े-बड़े प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते थे। उन्हें पदोन्नति देकर सैनिक, सूबेदार, प्रशासक बनाया गया। सल्तनत का प्रशासन, सेना और कर संग्रह में भी ये गुलाम मुख्य भूमिका निभाते थे। कुछ गुलाम इतने शक्तिशाली हो गए कि रियासत की राजनीति को भी प्रभावित करने लगे। इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या है देखिए, सल्तनत में शासकों ने राजस्व और सैन्य प्रबंधन के लिए इक्ता प्रणाली लागू की। एक क्षेत्र विशेष को इक्ता कहा जाता था। जैसे कोई क्षेत्र था उस विशेष को इक्ता कहा जाता था और उसे अधिकारी को इक्तेदार या मुक्ति कहते थे। मुक्ति उस क्षेत्र को कर वसूलने और वहां की सुरक्षा करने का कार्य सौंपा जाता था। उनका वेतन उसी कर से दिया जाता था जो वे कर टैक्स वसूलते थे। सुल्तानों ने इन अधिकारियों को समय समय पर बदलकर उन्हें शक्ति केंद्रित होने से रोका। किसने? सुल्तानों ने। सल्तनत के प्रमुख कर यानी टैक्स। अब देखिए खराज, जो सर खराज शब्द है, कृषि पर लगाया गया कर जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। जकात यानी मुस्लिमों की आय का 2.5 हिस्सा जो धार्मिक अनिवार्यता थी, आज भी देते हैं लोग, देखते हैं। जजिया यह गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था जिससे संरक्षित नागरिक दर्जा मिलता था। खस्म खुस्म, देखिए खुस्म युद्ध में लूटे गए माल पर कर यानी 1/5 भाग हिस्सा जो था, 1/5वां हिस्सा सुल्तान और उसका 4/5वां भाग सेना का होता था। इन करों के माध्यम से सुल्तान की आय होती थी। सुल्तानों की सीमाएं और चुनौतियां, क्या क्या सुल्तानों की सीमाएं थी और चुनौतियां क्या क्या थी। दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत और पूर्वी बंगाल तक नियंत्रित नहीं किया जा सका। देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो दक्षिण भारत में भी था, पूर्वी पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। कई इलाकों में घने जंगल और मजबूत किलों वाले सरदारों ने अपनी सत्ता बनाई हुई थी। इब्न बतूता ने लिखा है, एक क्या बोलते हैं उसको, राइटर थे, ने ये सरदार जो थे बांस से किले बनाते थे जो आग और हमलों से सुरक्षित होते थे। सल्तनत की सेनाएं इन क्षेत्रों में लंबे समय तक अधिकार बनाए नहीं रख पाती थी। हर शासक को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। बात भी सही है, यदि आप सत्ताधारी हैं तो अपने इलाके को कैसे सुरक्षित करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सिक्योरिटी कैसे देंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जो दिल्ली सल्तनत काल में जैसे दक्षिण भारत था और पूर्वी बंगाल था जहां नियंत्रण नहीं कर पाए, तो ऐसे जो इलाके थे जो घने जंगल थे मजबूत किलों पर सरदार अपनी सत्ता बनाई हुई थी। ठीक है, इब्न बतूता ने जो बात कही है, बांस से किले बनाए जाते थे और हमलों से सुरक्षित होते थे। ठीक, तो बाहरी आक्रमण और सुरक्षा। मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत की बहुत ही बड़ी चुनौती थी। जो मंगोल शासक थे, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ी चुनौती थी। तो खासकर अलाउद्दीन खिलजी के समय और मोहम्मद तुगलक के समय में मंगोलों के विरुद्ध बड़ी संगठित सेनाओं की जरूरत पड़ी थी। सेनाओं को बनाए रखने के लिए जो प्रशासन था वो संगठित और कर प्रणाली को मजबूत करना पड़ा। शासकों ने लगातार किलेबंदी की। जो हमारे देश के थे उन्होंने किलेबंदी की, हथियारों की व्यवस्था भी की, सैन्य सुधारों पर भी जोर दिया। बाहरी आक्रमणों के चलते कई बार सल्तनत की सीमाएं भी सिकुड़ती भी थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे भाई कोई इलाका है कोई हड़पेगा आपकी जमीन को, तो स्वाभाविक है सिकुड़ना है आपकी जमीन। स्वतंत्र रियासतों का उदय।
तुगलक वंश के पतन के बाद बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, जौनपुर आदि में स्वतंत्र राज्य बन गए। देखिए ये राज्य भी बन गए हैं। देखिए कौन कौन है तुगलक वंश में? बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, राजस्थान था, जौनपुर भी है। देखिए इन रियासतों की अपनी राजधानी थी, मुद्रा और प्रशासन था। शेर शाह सूरी ने बिहार से शुरुआत कर हुमायूं को हराया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जो हुमायूं था, शेर शाह सूरी ने उसको क्या किया था? बिहार से शुरुआत की, पर हुमायूं जो था दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसको हराया है? हुमायूं। कौन हराया है भाई? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बहुत ही कुशल प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। बाद में अकबर ने इस प्रणाली को अपनाकर मुगल साम्राज्य को संगठित किया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जो आपका लेसन था यहीं पर समाप्त हो गया है। तो और मैं इस लेसन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको किसी प्रकार की क्वेरीज हो समझने में, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने जो क्वेश्चन जो हैं पूछ सकते हैं। और सभी जो क्लासेस चल रही हैं, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आप सबका प्यार बना रहे और हमें इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में ऐसे ही रुचि बनी रहे, जिससे कि मेरा भी मनोबल कभी गिरे ना। तो आप लोगों के लिए मैं अच्छे से जो पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, किसी भी कंटेंट को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितनी भी टॉपिक है, जितने भी कंटेंट हैं, इसके तहत मैं सारी चीज़ों को एक-एक जो पॉइंट है, मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। थैंक यू सो मच।